जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज देश में पहले चरण का मतदान हो रहा है और जिन जिन इलाकों में लोग वोट डालने के लिए निकले हैं उनमें से एक अहम लोकसभा सीट है महाराष्ट्र के विदर्भ की गढ़चिरौली चिमूर सीट। गढ़चिरौली ये शब्द सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? जाहिर है एक ऐसा इलाका जो कि नक्सल प्रभावित है, जहां बीते 3-4 दशकों से खूब खून खराबा हुआ है, जहां बड़े पैमाने पर आदिवासी रहते हैं, जहां के गांव जंगलों से घिरे हैं और जहां से अक्सर हिंसा की खबरें आती हैं। इस गढ़चिरौली में भी आज चुनाव हो रहा है और गढ़चिरौली में अगर चुनाव की बात करें तो बीते 30-40 सालों में यहां पर चुनाव आयोग के लिए या फिर स्थानीय प्रशासन के लिए चुनाव करा पाना एक टेढ़ी खीर रही है, काफी चुनौती भरा काम रहा है। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं कि 1991 की, जब इसी तरह से लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और उसी चुनाव प्रचार की प्रक्रिया के दौरान यहां के एक विधायक को दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने नक्सली उठा कर ले गए। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे, उनका कार्यकाल खत्म हुआ और उसके बाद जब चुनाव हुए तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और फिर देश में मिली-जुली सरकारों का दौर आया। कई पार्टियों ने मिलकर सरकारें बनाई। विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के वो प्रधानमंत्री बने, फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन इन दोनों की सरकारें ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई और फिर 1991 में मध्यावधि चुनाव घोषित कर दिए गए। राजीव गांधी को लग रहा था कि चूंकि जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता देश ने बीते 2 सालों में देखी है, तो ऐसे में इस बार फिर से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा और एक स्थिर सरकार देश में बनेगी, जिससे वो फिर से एक बार प्रधानमंत्री के पद पर विराजेंगे। और इसी को लेकर पूरी तैयारी के साथ, पूरे उत्साह के साथ देश भर में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रचार कर रहे थे। ऐसा ही प्रचार महाराष्ट्र में भी चल रहा था। उन दिनों महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। शरद पवार तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र की चंद्रपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा था शांताराम पोटदुखे नाम के एक नेता को। अब जो गढ़चिरौली इलाका है वो इसी चंद्रपुर में आता है और गढ़चिरौली का 1980 से इतिहास रहा है नक्सलवाद का। 80 के दशक में पड़ोस के राज्य आंध्र प्रदेश से बड़े पैमाने पर नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में दाखिल हुआ गढ़चिरौली से, और जो आसपास के जिले थे जैसे कि गोंदिया, भंडारा, यवतमाल, वहां पर भी बड़े पैमाने पर नक्सलवाद फैल गया और आदिवासियों की हत्याएं की जाने लगी, वन विभाग के अफसरों की हत्याएं की जाने लगी, पुलिस पर हमले किए जाने लगे। और चूंकि नक्सल आइडियोलॉजी, नक्सल विचारधारा जो है लोकतंत्र के खिलाफ थी, इसलिए नक्सलियों की ओर से चुनावी प्रक्रिया का विरोध किया जाता था और जब भी कोई चुनाव घोषित किए जाते तो नक्सलवादियों की ओर से उसके बहिष्कार का ऐलान किया जाता था और अगर कोई इस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेता तो फिर उसके खिलाफ नक्सलवादी हिंसक कार्रवाई को अंजाम देते। अगर समझ लीजिए कोई वोट डालने के लिए जाता तो उसके हाथों की उंगलियां काट दी जाती, उंगली का निशान देखकर। इसी तरह से जो पोलिंग पार्टी के लोग होते, चुनाव के जो स्टाफ होते, चुनाव कर्मी होते, उनके ऊपर भी हमले किए जाते, उनकी हत्याएं की जाती। जो बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल होता था उनको नुकसान पहुंचाया जाता था। ऐसे में चुनाव करवा पाना एक टेढ़ी खीर होती थी। और ना केवल चुनावी प्रक्रिया बल्कि उसके पहले जो कैंडिडेट्स होते थे, जो उम्मीदवार होते थे, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक खौफ में रहते हुए उन्हें अपना चुनाव प्रचार करना पड़ता था, क्योंकि इस तरह के उम्मीदवारों को भी धमकी भरे जो है मैसेजेस भेजे जाते थे, धमकी भरे संदेश दिए जाते थे कि आप चुनाव में मत खड़े रहिए। जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो घटना है 27 अप्रैल 1991 की। गढ़चिरौली के ही एक राजनेता धर्मराव बाबा अतरम चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। ये उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे और कोई आम राजनेता नहीं थे, ये एक राज परिवार से जुड़े हुए थे। जो गढ़चिरौली का राज परिवार था ये उसके सदस्य थे और चूंकि ये कांग्रेस में थे तो जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे शांताराम पोटदुखे, उनके लिए इलाके में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे।
एक दिन उनको न्योता आया अपने कार्यकर्ता की तरफ से कि भामरागढ़ इलाके के पास में एक मेड़पल्ली नाम का गांव है, वहां पर उस कार्यकर्ता की शादी थी, तो इनको आमंत्रण भेजा गया। तो इन्होंने सोचा कि वहां जाएंगे, शादी भी अटेंड करेंगे और साथ में चुनाव प्रचार भी करेंगे। तो फिर ये वहां पर पहुंच गए उस मेड़पल्ली गांव में, और शादी अटेंड करने के साथ ही जो गांव का स्कूल था वहां पर बैठकर गांव वालों से बात करने लगे और बताने लग गए कि क्यों कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना चाहिए। अब सैकड़ों लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उस गांव के लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे, जो शादी में शिरकत करने के लिए मेहमान आए थे वो तमाम लोग भी वहां पर मौजूद थे। और ये बातचीत बाबा अतरम की चल ही रही थी उन लोगों के साथ कि अचानक में वहां पर 5 अत्याधुनिक हथियारों से लैस नक्सली पहुंच गए और उन्होंने बाबा अतरम को बंदूक की नोक पर ले लिया। ऐसे में जो वहां पर भीड़ जमा थी वो काफी भड़क गई, क्योंकि बाबा अतरम काफी लोकप्रिय नेता हुआ करते थे और ऐसे में अगर कोई उनके साथ इस तरह का सलूक कर रहा था तो वे गुस्से में आ गए। अब नक्सलवादियों ने अपने हथियारों की नोक जो है उस भीड़ की तरफ कर दी और कहा कि अगर किसी ने कोई हरकत की या उन्हें रोकने की कोशिश की तो फिर वहां पर नरसंहार हो जाएगा, वो सभी पर गोली चला देंगे। ऐसे में बाबा अतरम ने उस भीड़ को शांत कराया और कहा कि नक्सलियों से कुछ ना कहा जाए, वे नक्सलियों से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद उस पूरी भीड़ के सामने बाबा अतरम और उनके साथ में उनके एक मामा थे, इन दोनों ही लोगों को वो 5 नक्सली उस गांव से उठाकर गांव के पास ही करीब में एक दूसरी जगह पर ले गए जहां से जंगल की शुरुआत हो रही थी। वहां जाकर उन दोनों लोगों को नक्सलियों ने जमीन पर बिठाया और यह कहा कि हमने आपको किडनैप कर लिया है। बाबा अतरम, जैसा मैंने बताया कि एक बड़े नेता थे, साथ में उस इलाके के विधायक भी थे कांग्रेस से, और नक्सली ये जानते थे कि अगर इनको हमने किडनैप किया तो सरकार जरूर अपने घुटने टेकेगी उनकी मांगों को मानने के लिए। तो नक्सलियों ने इनको बिठाया और शांतिपूर्वक कहा कि देखिए, हमने आपको किडनैप कर लिया है और हम आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी मांगे जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे और उसके बाद सरकार जिस तरह का रुख अपनाएगी उसके बाद में हम आगे का फैसला लेंगे। अब ये किडनैपिंग हो गई, उसके बाद जहां पर ये इनको बिठाकर रखा गया था, कुछ देर बाद उस जगह से भी नक्सली इनको लेकर और आगे निकल गए। जो 5 नक्सली शुरुआत में थे, इस दूसरी जगह पर कई और नक्सली इनके साथ में जुड़ गए और दोनों को लेकर, बाबा अतरम और उनके मामा को लेकर आगे गहन जंगल में चले गए। यह घटना बड़ी ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि अब तक नक्सलियों ने उस इलाके में किसी राजनेता को जो है इस तरह से किडनैप नहीं किया था। हाँ, इसके पहले पुलिस कर्मियों को किडनैप कर चुके थे, जो वन विभाग के अधिकारी थे, जो सरकारी इंजीनियर्स थे, उनकी किडनैपिंग हो चुकी थी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वहां पर सरकारी काम करने के लिए, उनकी किडनैपिंग हो चुकी थी, उनकी हत्याएं हो चुकी थी, लेकिन किसी राजनेता को इस तरह से किडनैप नहीं किया गया था। दूसरी बात यह थी कि बाबा अतरम जो है वो कभी भी नक्सलियों के रडार पर नहीं माने जाते थे। यह माना जाता था कि बाबा अतरम के नक्सलियों के साथ में ठीक ठाक रिश्ते रहे हैं। बाबा अतरम कभी नक्सलियों के खिलाफ कुछ बोलते नहीं थे, उनके खिलाफ कभी उन्होंने कड़वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और ना कुछ कभी ऐसा किया जिससे कि नक्सली नाराज हो जाएं। फिर सवाल उठा कि आखिर में नक्सलियों ने बाबा अतरम को ही क्यों किडनैप कर लिया, यह अलग सवाल था। लेकिन जैसे ही उनके किडनैपिंग की खबर फैली, पूरा सरकारी महकमा हरकत में आ गया, सबके होश उड़ गए, क्योंकि बाबा अतरम विदर्भ के एक बड़े राजनेता थे। बाबा अतरम की किडनैपिंग के कुछ घंटों बाद ही नक्सलवादियों ने कुछ पैम्फलेट्स के जरिए अपनी मांगे भी सरकार के सामने रख दी। उनकी मांग थी कि शिवन्ना नाम के नक्सली समेत कुल 16 नक्सलियों को रिहा कर दिया जाए और 1 दिन का समय दिया गया। अगर शिवन्ना और बाकी नक्सलियों को रिहा नहीं किया जाता है तो नक्सलियों ने धमकी दी कि बाबा अतरम को खत्म कर दिया जाएगा। बहुत ही कम समय था। उस वक्त गढ़चिरौली जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी थे केपी रघुवंशी। केपी रघुवंशी 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने नक्सलियों से निपटने के लिए एक अलग तरह की कमांडो फोर्स बनाई थी।
जिसको कि नाम दिया गया C60। दरअसल ये C60 कमांडो फोर्स वहां के स्थानीय आदिवासी युवाओं को लेकर बनाई गई थी। ऐसे युवाओं को लेकर जिनके की परिवार को किसी ना किसी प्रकार का नुकसान नक्सलवादियों ने पहुंचाया था, किसी के परिजन की हत्या की थी या किसी के साथ मारपीट की थी, तो ऐसे लोगों को साथ लेकर एक यूनिक कमांडो फोर्स इन्होंने बनाई थी। और इस कमांडो फोर्स ने अपने नतीजे भी काफी दिखाए थे। कई सारे नक्सलियों को मार गिराया गया था, कईयों को गिरफ्तार किया गया था इस C60 की ओर से। तो जब केपी रघुवंशी को इस बारे में जानकारी मिली तो फिर वो हरकत में आए और पहले उन्होंने सोचा कि एक स्निफर डॉग के जरिए, जो खोजी कुत्ता होता है पुलिस का, उसके जरिए ट्रेस किया जाए कि आखिर बाबा अतरम को नक्सली कहां ले गए हैं। लेकिन फिर उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया, यह सोचकर कि मान लीजिए कि अगर कुत्ता सीधे नक्सलियों के पास तक उन्हें ले गया और अगर आमना सामना हो गया नक्सलियों और पुलिस के बीच में, तो हो सकता है कि नक्सली बाबा अतरम को मार डालें। तो पहले उन्होंने आइडिया ड्रॉप किया, लेकिन उसके बाद में उनकी बात हुई तब राज्य के जो डीजीपी थे वसंत सराफ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले ही जो है ये फैसला ले लेना चाहिए था और तुरंत कुत्ते को रवाना कर देना चाहिए था। लेकिन अब तो देर हो गई है, क्योंकि उनकी बात अगले सुबह हो पाई थी डीजीपी सराफ थे, और सराफ चूंकि बेंगलोर में थे इसलिए उनसे बात तुरंत नहीं हो सकी रघुवंशी की। लेकिन फिर एज ए सेकेंड थॉट रघुवंशी ने सोचा कि नहीं, स्निफर डॉग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बाबा अतरम के घर से उनके कुछ कपड़े मंगाए गए। अब होता यह है कि हर इंसान की कोई यूनिक गंध होती है, यूनिक स्मेल होती है, और उसके जरिए ही कुत्ते पहचान पाते हैं। जो पुलिस के ट्रेंड किए हुए खोजी कुत्ते होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कराई जाती है वो गंध, और फिर कहा जाता है कि इसको आप ट्रेस कीजिए। तो बाबा अतरम के कपड़े सुंघाए गए उन कुत्तों को। उस कुत्ते को एक डॉबरमैन कुत्ता मंगाया गया था पुलिस का, उसको सुंघाया गया, और फिर वो कुत्ता जो है जंगल में कई कई किलोमीटर तक अंदर घुसते गया, और उसके पीछे केपी रघुवंशी और उनके साथ के जो कमांडो थे वो भी जाने लग गए। जब 15-20 किलोमीटर तक कुत्ता आगे चला गया जंगल में, तो एक जगह पर एक नदी आती है, बांदे नदी उसका नाम था, वहां पर जाकर कुत्ता रुक जाता है, क्योंकि उसके आगे उसे गंध नहीं आ रही होती है। वहां पर यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद नक्सलियों ने बाबा अतरम को लेकर उस नदी को पार कर लिया है। दूसरी अहम बात यह है कि एक दिन पहले ही वहां पर बेमौसम बारिश भी हुई थी। अब बेमौसम बारिश की वजह से होता यह है कि जो गंध होती है उस पर वो निष्प्रभाव हो जाती है। कुत्ता फिर उस गंध को सूंघ नहीं पाता है, क्योंकि जो बारिश के बाद में जो पेड़ पौधों से जो गंध निकलती है वो उस इंसान की गंध को दबा देती है। तो ऐसे में ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर कुत्ते का इस्तेमाल नहीं हो पाया। इस बीच में समय नजदीक आ रहा था, जो अल्टीमेटम दिया गया था एक दिन का नक्सलियों की ओर से, वो करीब आता जा रहा था और सरकार भी काफी तनाव में थी। लेकिन नक्सलियों के अल्टीमेटम तक कुछ नहीं हो पाया, सरकार बातचीत के मूड में नहीं थी। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी थी, चूंकि कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो बीजेपी के जो नेता थे प्रकाश जावड़ेकर और सुधीर मुनगंटीवार, उन्होंने काफी दबाव बनाना शुरू किया और यह कहा कि कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, और कांग्रेस जब अपने ही विधायक को नक्सलियों के हाथों किडनैप होने से नहीं बचा सकी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य के बाकी लोगों की सुरक्षा का क्या हाल होगा। तो सरकार के लिए काफी एम्बैरेसिंग था, सरकार काफी घिर गई थी। इसके बाद एक संगम नाम के संगठन होते हैं जो नक्सलियों के फ्रंट माने जाते हैं, उनकी ओर से भी विरोध प्रदर्शन करवाए गए वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस था उसके सामने, और मांग की गई कि जल्द से जल्द बाबा अतरम को छुड़वाया जाए। फिर इसके बाद 2 मई को नागपुर शहर में एक बंद का आयोजन किया गया बाबा अतरम की किडनैपिंग के खिलाफ। तो ऐसे में हर तरफ से सरकार दबाव में आ रही थी। तब शरद पवार ने केपी रघुवंशी को फोन किया, एसपी को, और कहा कि रघुवंशी ये बताओ, क्या तुम 48 घंटे के भीतर बाबा अतरम को ढूंढ कर दे सकते हो? तो केपी रघुवंशी ने कहा, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। मैंने अलग अलग टीम्स बना दी हैं और लगातार जो है जंगल के अलग अलग इलाकों में हम उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तब शरद पवार ने एक बात कही केपी रघुवंशी से। शरद पवार ने रघुवंशी को कहा कि रघुवंशी, समझ लो कि अगर तुम बाबा अतरम को जिंदा नहीं हासिल कर सके
तो मुझे बाबा अतरम की लाश के साथ 2-3 नक्सलियों की लाश भी चाहिए। एक बड़ी बात उस वक्त में शरद पवार ने केपी रघुवंशी को कही थी। लेकिन शरद पवार समझ गए थे कि इतना आसान नहीं है जंगल से बाबा अतरम को ढूंढ निकालना, तो उन्होंने दो तरह की रणनीति अपनाई। एक रणनीति ये अपनाई कि पुलिस को उसका काम करते रहने दिया, ढूंढना जारी रखा। दूसरी तरफ उन्होंने ऐलान किया कि सरकार जो है नक्सलियों से बात करेगी। ये एक तरीका था टाइम बाय करने के लिए। तो फिर बातचीत शुरू हुई और एक उस वक्त में नामचीन वकील थे उस इलाके के, जिनका की नाम था, यहां पर मेरे पास नाम है, एडवोकेट एकनाथ साल्वे। एडवोकेट एकनाथ साल्वे पहले कांग्रेस में ही थे, वो एक लेखक भी थे, वकील भी थे, और जब कोई नक्सली पकड़े जाते थे तो उनका मामला जो है वो मुफ्त में लेते थे, मुफ्त में उनके मुकदमे लड़ते थे और नक्सली उनकी बात काफी सुनते थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे। तो मध्यस्थ के तौर पर शरद पवार ने एकनाथ साल्वे से बात की और उनको कहा कि आप बाबा अतरम को छुड़वाने में मदद कीजिए। फिर बातचीत शुरू हुई एकनाथ साल्वे के माध्यम से। इस बीच में हुआ यह कि गढ़चिरौली पुलिस ने भी अपनी ओर से जोर लगाना शुरू किया और एक हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे इलाके में जहां जहां पर शक था कि बाबा अतरम को नक्सली ले गए होंगे, वहां से उनकी खोज शुरू हुई। लेकिन गढ़चिरौली में जंगल इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं आती और हेलीकॉप्टर ज्यादा नीचे तक उड़ान नहीं भर सकते थे क्योंकि खतरा था पेड़ पौधों से टकरा जाने का, या फिर नक्सलियों के करीब पहुंचे तो नक्सली गोली भी चला सकते थे। हालांकि जो हेलीकॉप्टर में मौजूद पुलिसकर्मी थे उनके पास में अत्याधुनिक दूरबीन थी, लेकिन वो किसी काम की नहीं आई। नक्सली बाबा अतरम को लगातार एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। कई बार ऐसे भी मौके आए जब कमांडोज की टीम बेहद करीब से गुजरी बाबा अतरम के पास से, लेकिन उनके मुंह पर रुई लगा दी गई थी, उनके मुंह को बंद रखा गया था, इसलिए वो चीख चिल्ला भी नहीं पाए, ना तो मदद के लिए आवाज दे पाए। और जब ये हेलीकॉप्टर एक बार काफी नजदीक से गुजरा तो तमाम नक्सलियों ने हेलीकॉप्टर की तरफ अपने हथियार तान लिए और एक नक्सली ने बाबा अतरम के माथे पर बंदूक की नोक रख दी कि अगर कहीं कमांडोज पहुंच जाते हैं उन तक तो फिर बाबा अतरम को खत्म कर दिया जाए। तो करीब ये सारा कुछ 2 हफ्ते तक चलता रहा। 2 हफ्ते के बाद एक दिन केपी रघुवंशी के पास एक कमांडो आया और उसने बताया कि मुझे एक खबरी से पुख्ता जानकारी मिली है कि बाबा अतरम को नक्सलियों ने कहां पर रखा है। तो ऐसे में केपी रघुवंशी अपनी एक टीम के साथ तुरंत उस ओर निकल पड़े और उनको यकीन था कि इस बार चूंकि पुख्ता जानकारी मिली है तो वे बाबा अतरम को नक्सलियों की गिरफ्त से छुड़ा लेंगे। लेकिन अचानक उन्हें डीजीपी वसंत सराफ का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि रघुवंशी अपने लोगों को कहो कि रिलैक्स करें, अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने फैसला ले लिया है कि वो शिवन्ना को छोड़ देगी, नक्सलियों की मांग मान लेगी। केपी रघुवंशी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। लगातार 2 हफ्ते से वो मेहनत कर रहे थे और जब वे एकदम करीब पहुंच गए अपने टारगेट के तो ऐसे में सरकार फैसला ले लेती है कि उस नक्सली को छोड़ा जाएगा। और खास करके इतने खतरनाक नक्सली को जिसके ऊपर आरोप था कि उसने कई पुलिसकर्मियों की हत्याएं की, कई आदिवासियों की हत्या की और जो नक्सली समूहों का फाइनेंस संभाला करता था, जो वसूली किया करता था बांबू के कॉन्ट्रैक्टर से। 3 साल पहले ही बड़ी मुश्किल से गढ़चिरौली पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला था और टाड़ा जैसा सख्त कानून लगाया था। लेकिन आखिर में सरकार ने घुटने टेक दिए नक्सलियों के सामने और फैसला हुआ कि शिवन्ना को छोड़ दिया जाएगा। अब मई 13 की तारीख मुकर्रर हुई शिवन्ना को छोड़ने के लिए। एक वाहन गया चंद्रपुर जेल और उसमें बिठाकर शिवन्ना को अंदर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया।
जो वकील साल्वे थे उनके साथ में। इससे पहले जो तमाम मुकदमे चल रहे थे शिवन्ना के खिलाफ, सरकार ने अदालत में अर्जी देकर वो सारे मुकदमे वापस ले लिए। सोचिए क्या गुजरी होगी उस पुलिस अधिकारी के दिल पर, जिसके कई सारे कलीग्स की इस नक्सली ने हत्या कर दी थी और आखिर में सरकार इस तरह से दबाव में आ गई। अच्छा, सरकार के दबाव में आने के पीछे और भी अहम कारण था कि जब ये सारा ड्रामा चल रहा था उस दौरान नक्सलियों ने पड़ोस के राज्य आंध्र प्रदेश में एक एमएलए की हत्या कर दी थी उसके घर में घुसकर, और एक दूसरे एमएलए की हैदराबाद में जो है किडनैपिंग कर ली। तो ऐसा ही कहीं कुछ बाबा अतरम के साथ ना हो जाए, इसलिए सरकार बड़ा फूक फूक कर अपना कदम उठा रही थी। मैं उस टाइम वहाँ पर एसपी था, प्रशासन ने पूरी सपोर्ट की थी। बीएसएफ कंपनी, सीआरपी कंपनी मुझे काफ़ी मुहैया कराई थी। 20-25 कंपनी मेरे पास थी, प्लस एसआरपी थी, और हम लोगों ने पूरे जंगल को छान मारे थे। लेकिन जो हम उनके बहुत करीब भी पहुंचने वाले थे और हमको लग भी रहा था जिस तरह का आ रहा था। लेकिन उसी बीच में जो कि इलेक्शन थे, सर पर सरकार के ऊपर भी दबाव था, जल्दी से जल्दी ये होना चाहिए, उसके कारण से वो फिर उन्होंने जो उनकी मांगे मान ली और वो छोड़ दिए। हाँ, वो सुरक्षित वापस आ गए थे, लेकिन हमको इस बात का हमेशा वो रहेगा कि हम करीब करीब उनके पहुंचने वाले थे। तो ये कहानी थी गढ़चिरौली में चुनाव के दौरान हुई किडनैपिंग की एक घटना की, और किस तरह से एक विधायक को सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने नक्सलियों ने अगवा कर लिया था और कैसे उसको छुड़ाया गया। तो इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।